तरह ही है कि 11 बजे और 1 बजे 2 लेक्चर हैं। आप कोशिश किया करें 5 मिनट पहले यहाँ सीट्स पर बैठ जाए। क्या पढ़ेंगे? जी मैं बताऊँ, अभी कमर सब्जवारी साहब आपको एडवोकेसी स्किल्स पे लेक्चर देंगे और कल पहले जो हमारे स्पीकर हैं हकीम कुंडी साहब, और रेवेन्यू लॉज पर आपको लेक्चर होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर। और दूसरा कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से इफ़ाद अमीन साहब है, उनका लेक्चर होगा लेजिस्लेशन पे, लेजिस्लेशन प्रोसेस पे, उस पर आपको लेक्चर देंगे। उसके बाद मैं आज सारा स्केड्यूल आपको बता ही दूँ ताकि आप भी तसल्ली रखें, कल खत्म होगा। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे वेडनेसडे को 1 मार्च को इफ्तिखार बशीर साहब हैं हमारे सीनियर प्रोफेसर, वो आपको लेक्चर देंगे। और ये जो FIR मैंने दी है वे 1 को 1 बजे आदर जी काजी साहब हमारे ऑनरेबल मेंबर हैं, वो प्रैक्टिकल यहाँ पर आपको थोड़ा सा आर्गूमेंटेशन करेंगे। सर कुछ क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू 1 मिनट में कंप्लीट कर। तो थर्सडे को हम क्लोज करेंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा कोर्स। हम कोशिश कर रहे हैं कि सेनेटर एक्स सेनेटर हमारे मुस्तफ़ा खोकर साहब ह्यूमन राइट्स कमेटी के, वो सेनेट में चेयरमैन भी थे, हमने रिक्वेस्ट की है कि वो आए और ह्यूमन राइट्स पर एक लेक्चर भी देंगे और क्लोजिंग सेरेमनी भी होगी। तो ये टोटल स्केड्यूल है। कल भी आपके 2 लेक्चर, परसों भी 2 लेक्चर, और लास्ट में जो है लास्ट डे एक ही हमने रखा है। तो क्लोजर में भी सारे मेंबर्स, ऑनरेबल वाइस चेयरमैन सब मेंबर्स भी आएंगे और हम उसको एक अच्छे तरीके से क्लोज करेंगे इसको। उसके बाद अभी हमने रिक्वेस्ट की हुई है, चूँकि कमेटीज़ नहीं बनती हैं ऐसा, तो ऑनरेबल जज अभी अपॉइंट नहीं हुए एनरोलमेंट कमेटी के, जैसे ही हमें वो इन्फॉर्म करते हैं रजिस्ट्रार हाई कोर्ट अपॉइंटमेंट ऑफ जज की, उसके फ़ौरन बाद आपके इंटरव्यूज़ जिनके ड्यू है उसको हम कॉल करेंगे। और जो आपके फ़ोन नंबर्स हैं उनको ओपन रखिएगा, क्योंकि 3 मोड यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप, SMS और कॉल। और अगर कोई रह जाए, किसी का फ़ोन बंद हो, तो फिर वो मिस कर देगा चांस, फिर अगले पर उसका बारी आए। कंटिन्यूस 3 दफ़ा कोई ना आए तो फिर वो फाइल उठा के हम उसे रिकॉर्ड रूम में भेज देते हैं। अनटिल अनलेस वो आके रिक्वेस्ट ना करे, फिर उसको हम नहीं करते इंटरटेन। आई थिंक मार्च में हो जाएगी। सर ये जो हमने एक तरह का मूड कोर्ट ही आई थिंक प्रेजेंट करना है, सो उसमें जो पार्टीज हैं उनकी प्रेजेंटेशन किस तरह होगी, लाइक 1 by 1 और इन ग्रुप्स, और आर यू सपोज्ड टू आप प्रोसिक्यूशन के मेंबर्स कुछ ग्रुप्स बनाएंगे? देखिए उसी दिन टैग कर लेंगे, कैसा इज वेरी फ्रेंडली, आपके ग्रुप्स भी बना लेंगे, आपको वो सुनेंगे भी और आपको कुछ लीड भी करेंगे, ठीक है ना। तो उस दिन जो PME केबल हुआ, मैं रिक्वेस्ट उनसे यही करूँगा कि तो कोर्ट रूम में जगह कम है, तो बेहतर है जब आर्गूमेंटेशन हो रही हो, आर्गू कर रहे हो, तो दूसरे लोग भी सुने उसको। जी सर बेल बिफोर अरेस्ट होगी आफ्टर अरेस्ट, लाइक क्या किसकी तैयारी करेंगे? इसमें क्या है? FIR है, पढ़ी FIR नहीं लेकिन कभी भी अरेस्ट भी हो भी सकता है। आप आफ्टर अरेस्ट की तैयारी कर लें। मैं दोनों को कह रहा हूँ कि बिफोर की भी आफ्टर की जी अभी तक अरेस्ट नहीं हुई ना। इसके बाद एक और BBC होना है, इसके बाद हमारे इंटरव्यूज होंगे, या हमारी जैसे ही कंप्लीशन हो गया हमें इंटरव्यूज कॉल आना शुरू हो जाएंगे? मैं क्वेश्चन समझ गया। इसके बाद कोई BBC एक और भी होगा जो काफी और भी स्टूडेंट्स हैं ना, इसके बाद देखिए आपका जो बैच है ये कंप्लीट हो गया है, आपका बैच कंप्लीट हो गया। जिन लोगों ने लॉ गेट कर लिया है, जिन लोगों ने ओवरसीज डिग्री है वो C भी साथ करेंगे कर लिया है, जिनके 6 माह पूरे हो गए उनका कंप्लीट हो गया, इंटर्नशिप भी कंप्लीट हो गई, एग्जाम्स भी, और आपका बार वेकेशन भी। So you said Wednesday is the last day? Thursday Thursday is the last day. ठीक है। तो कोशिश करें ये अगले लेक्चर से फिर अपनी अटेंडेंस पूरी करें। अब चूँकि
टाइम इज गोइंग, मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे एक्स वाइस चेयरमैन और मौजूदा चेयरमैन लीगल एजुकेशन कमेटी जनाब सैयद कमर हुसैन शाह सब्जवारी साहब तशरीफ़ लाएँ, अपने लेक्चर का आगाज़ करें। नामदू नसली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम्मा बाद। Honorable ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and welcome to the best profession of the world. There is no comparison to this profession, and in this profession you come across and you assist people and you get paid for it. So you help people, the ordinary citizen, win them their rights, and you also get paid for it. But this payment, this work, yes, it needs a lot of hard work, prior hard work. Overnight nothing will happen. So let me tell you that overnight nothing will happen. Like any other profession, अजान का इंतजार कर लेते थोड़ा सा। Like any other profession, be it engineering, be it medicine, be it dentistry, so much so, be it a realtor, जिसको हम यहाँ पर property dealer के नाम से जानते हैं, all the professions, they need and require, in the present day and age, they need and require hard work. So let me be very frank. आपने डिग्री कर ली, आपके डिग्री के बाद ये 3-4 मराहिल जो टेस्ट हैं, कुछ लोगों ने सी लॉ भी साथ किया है, कुछ ने लॉ गेट भी किया है, और फिर एक इंटरव्यू का मरहला है, उसके बाद आप बाकायदा एक एडवोकेट के तौर पर आपको लाइसेंस ग्रांट हो जाएगा और आप अदालतों में मासवाई हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के, आप पाकिस्तान भर की ट्रायल कोर्ट्स में आप एज एन एडवोकेट पेश हो सकेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये जहन में रखिए कि फौरन से कुछ नहीं होगा, शॉर्टकट नहीं है, काम करना पड़ेगा, शुरू में मुश्किलात भी हैं, और उन सारों को एड्रेस करने के लिए बार बार आपको अपने अज़म को दोहराना होगा। और ये मैं ये समझता हूँ कि आप किसी भी प्रोफेशन से आजकल के वक्त में कंपेयर कीजिए तो ऐसे ही है, कोई भी आसानी नहीं है। मेडिसिन वाला भी अगर नहीं पढ़ रहे हैं कोई डॉक्टर साहिबान, तो बेहतर तौर पर डायग्नोसिस और प्रोग्नोसिस नहीं कर सकते हैं कि किस तरह चल रही चीज़ें। इसी तरह वकील की दोस्ती ना सिर्फ कानून की किताबों से बल्कि जनरल रीडिंग भी बिल्कुल होनी चाहिए। और वकील एक
ऐसी शख्सियत है एडवोकेट या लॉयर या लॉयरिंग विच वुड रिक्वायर यू टू हैव नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब नहीं है कि जितनी तमाम किताबें मौजूद हैं आपके सामने आप वो जाके पढ़ना शुरू कर दीजिए, लेकिन जब भी आपके पास जो पर्टिकुलर केस आएगा मेडिकल से रिलेटेड है, सो देन यू हैव टू हैव एटलीस्ट जो उसमें मौजूद जो भी प्रोपोजिशन है, लीगल प्रोपोजिशन जो भी मौजूद है, आपको उस सारी को पढ़ना है मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस की किताबों से। इंजीनियरिंग रिलेटेड डिस्प्यूट है, आप काउंसिल हैं, आपने आर्बिट्रेशन करनी है, उर्दू में जिसको सालसी कहते हैं, आपने मीडिएशन करनी है, तो आपको जो उसके अटेंडिंग सर्कमस्टांसेस और जो कुछ उसके साथ साथ मौजूद सब्जेक्ट्स हैं, एटलीस्ट उस हद तक आपको जरूर स्टडी करना पड़ेगा। कहीं विरासत का अगर कोई झगड़ा है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मुख्तलिफ सेक्स में मुख्तलिफ फिक्र विरासत को कैसे डील कर रही हैं, क्या कहते हैं इस बारे में। अगर इलेजिटिमेट चाइल्ड की विरासत का है तो आपको फिर ये देखना पड़ेगा, क्योंकि उस पर मुख्तलिफ फुकाहा का, मुख्तलिफ सेक्स का मुख्तलिफ उसमें उसके बारे में अहकामात हैं, आपको वो देख कर और वहाँ एड्रेस करना है। आपको उसके साथ साथ ये देखना पड़ेगा कि जहाँ पर दो मुख्तलिफ सेक्स से अगर कोई मैरिज हुई है, कोई शादी है, और उसके नतीजे में अगर आपने कहीं कोई एडवाइस देनी है तो कैसे प्रिवेल करेगा, डोमिनेंट लॉ कौन सा होगा, जिसको प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के नाम से, आई डोंट नो कि कितने लोगों ने ये सब्जेक्ट पढ़ा है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का, लेकिन वो फिर बताएगा कि कौन सा प्रिवेल करेगा आप में अगर इस सूरत में। इसके साथ साथ एक और तकाजा जो ये प्रोफेशन आपसे डिमांड करेगा प्राइमरीली, वो आपकी इंटेग्रिटी है कि आप अपने क्लाइंट को एथिकल नॉर्म्स में रहते हुए कितनी एडवाइस कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि आप में से कितनों का इंटरेक्शन या कितनों को ये सवाल एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ लॉ, मिला है, ये पूछने को मिला है। ये दोस्त जब बैठते हैं जो लेमैन है, जिनको हम लेमैन कौन है, जिनको एटलीस्ट लॉ की डिग्री उनके पास नहीं है और वो नॉलेज नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन करते हैं कि ओ जी वकील का काम तो झूठ बोलना है जी, वो अदालत में जाते हैं जी, झूठ बोलते हैं, गलत बयानी से काम लेते हैं। तो ये तासुर उसको जाहिर करने की भी ज़रूरत है और आपको उनको बताने की भी ज़रूरत है कि जनाब वकील का काम वो कुछ है जो कुछ उसके क्लाइंट ने उसको हदायत दी है। अब अगर कोई बंदा से मर्डर करके आया है तो वहाँ आपने जाकर जज साहब को ये नहीं कहना कि जनाब ये कातिल नहीं है। आपका ये काम है उसको डिफेंड करते हुए कि जो कुछ रिकॉर्ड पर लाया जा रहा है क्या वो कानून शहादत के तकाजों को पूरा करता है, क्या वो लॉ ऑफ एविडेंस के मुताबिक लाया गया है, और क्या वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट गिल्टी है कि ये नहीं है। बजाय इसके कि आपने चूंकि वकील एंगेज हो गए और यू से एंड यू आर एक्साइटेड दैट दिस इज योर वेरी फर्स्ट केस, सो आप उसमें हलफ उठाने लग जाए जज साहब के सामने, आप बंदे ज्यादा चले जाएं कि जी हम इंटिमिडेट करेंगे, इसकी बेल होनी जरूरी है। नहीं, आपको किताब से और दलील से कायल करना जरूरी है और वही आपकी इंटेग्रिटी का म्यार को बरकरार रखेगा। और बहरहाल शुरू में ये मुश्किल होता है, लेकिन जब आप ये ज़हन नशीन कर लेंगे कि देयर इज नो शॉर्टकट टू बीइंग सक्सेसफुल इन दिस प्रोफेशन, तो फिर बहरहाल ये मुश्किल आपको सच नहीं होगी। इसके साथ साथ आपको एडवोकेसी में, लॉ में आपको फोकस रहने की ज़रूरत है। फोकस से क्या मुराद है कि जब एटलीस्ट आप काम कर रहे हैं, आपको ब्रीफ मिला है, आप बैठे हैं आपस में, तो आप उस ब्रीफ पर पूरे ध्यान से जितनी तवज्जो से आप कर सकते हैं अटेंडिंग सर्कमस्टांसेस में। आप समझते हैं कि आप चेम्बर्स में बैठे हैं अपने या अपने सीनियर के और वहाँ रश है, बढ़ गया और काम नहीं हो सक रहा, जो भी काम आपको है, तो आप उसके लिए लाइब्रेरी तशरीफ ले जा सकते हैं, वहाँ बैठे। आप समझते हैं कि नहीं, जो लोग इर्द गिर्द काम कर रहे हैं उसकी उनकी मौजूदगी में भी आप वो रीडिंग या वो रिसर्च वर्क जो आपको मिला है वो कर सकते हैं, तो फिर ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप अपने आप को क्लाइमेटाइज कैसे करते हैं एनवायरनमेंट से। आप वहाँ बैठ के अगर काम कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, आप वहाँ कीजिए।
लेकिन जब आपको काम साइन हो गया है या नहीं हुआ है, आप अपना टाइम एलोकेट करेंगे कि देयर वुड बी अ टाइम फॉर गॉसिप. यस, वी आर सोशल एनिमल्स, सो वी हैव टू चिट चैट, मीट विद अदर्स. हमारी एनर्जी ड्राइव ही इस तरह में, ड्राइविंग फोर्स ही हमारी एनर्जी, जो हमें ड्राइविंग फोर्स मिलती है वो ये कि हम सोशलाइज करते हैं. और वुकला खासतौर पर उनमें सोशलाइजिंग की स्किल्स भी, पर्टिकुलरली कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए. लेकिन ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप बेहतर तौर पर तभी परफॉर्म कर सकेंगे कि जब आप प्रॉपरली फोकस होकर कोई भी जो भी काम आपको, चाहे छोटे से छोटा है चाहे बड़े से बड़ा है, असाइन हुआ है. इसके साथ साथ मुझे अब भी कोई रिक्वेस्ट करता है, I've been now an advocate of Supreme Court for the last more than 4 years, लेकिन मुझे अभी कोई भी दोस्त जब कोई बताता है कि जी आप अदालत में उस जगह मौजूद हो, मैं कहता हूँ जी हूँ, और वो कहता है कि आप तारीख ले दें, तो मैं जज साहब को ज़रूर उसके बिहाफ पे रिक्वेस्ट कर देता हूँ. देखिए मेरा काम है रिक्वेस्ट करना. जज साहब को पता है कि उस फाइल के क्या सर्कमस्टांसेस हैं, क्या है इसमें तारीख हो सकती है कि नहीं हो सकती. लेकिन आप बजाय इसके कि इस काम को छोटा समझिए और ये समझिए कि नहीं ये अच्छी बात नहीं है जी, मैं क्यों जाके तारीख करूँ, तो नहीं ऐसी बात. आप अदालत में गए तो अदालत का एहतराम करते हुए, अदालत में आपको शुरू में मौका भी छोटा ही मिलता है, लेकिन आपने जज को जाके एड्रेस करना है. आप रिस्पेक्टफुल रहिए वहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं, लेकिन साथ साथ मेन काम आपका, चाहे आप पहली बार जाके रोस्ट्रम पे कहते हैं और जज साहब से रिक्वेस्ट करते हैं तो बहुत छोटा काम लगता है, लेकिन वो कीजिए. छोटे से छोटा काम जो भी आपको कोर्ट में अपीयरेंस का मौका देता है वो ज़रूर कीजिए, क्योंकि दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड लॉ प्रैक्टिस या लीगल प्रैक्टिस. सो एज मैनी एज टाइम यू गो ओवर देयर ऑन द रोस्टर, सो आहिस्ता 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 चलता जाएगा. और ओपन माइंड के साथ फॉर लाइफ ये समझ लीजिए कि आपने जब भी जाना है ओपन माइंड के साथ पढ़ते हुए जाना है, ये समझते हुए नहीं जाना कि जनाब मैंने तो चूंकि ये केस कर लिया है, मैंने ऑलरेडी मर्डर केस कर लिया है, अब मुझे सब कुछ आ गया. सब कुछ किसी को भी किसी वक्त नहीं आता, पर्टिकुलरली लॉयर्स को. ये फॉर लाइफ आपके चलता है. आई डोंट नो वेदर यू पीपल हैव कम अक्रॉस दिस सेइंग दैट अ लॉयर नेवर रिटायर्स, अ लॉयर फेड्स आउट. आहिस्ता 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 करते हैं. देयर इज नो रिटायरमेंट. लॉयर रिटायर नहीं होता, जजेस रिटायर होते हैं, लॉयर नहीं होता. उसने असिस्टेंस देनी ही देनी है, पढ़ना ही पढ़ना है, और हर टाइम उसकी लर्निंग. और देखिए हम में यहाँ पर हम जितने मौजूद हैं, हम में से कोई भी आदात में, अतवार में, शक्लों में भी खासतौर पर एक दूसरे से नहीं मिलता. इसी तरह कुछ लोग हैं जो क्लेम करेंगे कि जनाब हम खौफ नहीं हैं जब हम रोस्टरों पे जाते हैं, हम जब बात करते हैं हमें परेशानी नहीं. कुछ लोग हैं जो बहुत खौफ होते हैं. और द ग्रेटेस्ट फियर इन द वर्ल्ड, एक स्टडी के मुताबिक, एक नहीं बहुत सालों के मुताबिक, इज नॉट द फियर ऑफ टाइम, इट इज द फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. आप लोग वकील बन रहे हो तो यस, पब्लिक स्पीकिंग ही इसका काम है. आपको जो स्टेज टाइम मिलेगा उसमें आप कितने अच्छे तरीके से ये परफॉर्म कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करेगा, आपकी तैयारी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा. सो आई वंस रेड अबाउट एन अमेरिकन ट्रायल लॉयर, और वो सक्सेसफुल अमेरिकन ट्रायल लॉयर थे फॉर द पास्ट 4 decades, 40 साल से ज्यादा से कर रहे थे. लेकिन इन द बुक ही रोट दैट एवरी टाइम आई गेट टू प्रोसिक्यूट समवन और टू डिफेंड समवन, आई गेट एंशियस. इट टेक्स अबाउट अ मिनट और 2 फॉर मी टू गेट सेटल्ड इन, और फिर मैं कंफर्टेबल होता हूँ. अब आप इसके ये तो बात हुई 4 decades से काम कर रहे हैं और फिर भी एंशियस होते हैं, और उसकी वजह है. देखिए आप कभी किसी चीज़ के बारे में एंशियस होंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता काम करना भी शुरू करेंगे. जब आप कहेंगे बस हो जाएगा तो फिर हो जाता है. उसमें कई बार आपका तुक्का लगता है, यस बेहतर हो जाता है, लेकिन हर बार नहीं हो सकता. सो उसके लिए आपको जो एक और चीज़ चाहिए वो डिटर्मिनेशन है. कभी भी रोज आप केस नहीं जीतेंगे, आप तैयारी करेंगे, उसमें अटेंडिंग सर्कमस्टांसेस. हो सकता है आपका ब्रीफ बहुत अच्छा हो, लेकिन हो सकता है कि जज साहब का या जज साहबा का मूड आपके साथ ना हो. लेकिन आपकी तरफ से कोशिश सिर्फ ये होनी चाहिए कि जो कुछ
आपने तैयारी की है अपनी एडवोकेसी के लिए, अपनी प्रेजेंटेशन के लिए, उसको कितने बेहतर अंदाज से वो तमाम बात आप जज साहब को या जज साहिबा को बता सकते हैं। आपका काम ये नहीं है कि जब क्लाइंट आपके पास आए तो आप उसको ये कह दें कि जनाबे वाला मैं आपको ये फैसला लेकर दूंगा। आपका ये काम है कि आप इफेक्टिवली एडवोकेट करें उसकी कॉज को। और उस इफेक्टिव एडवोकेसी में क्या है, कोर्ट रूम में हम थोड़ा सा आ जाते हैं। उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपका अटायर बेहतर हो। ये टाई जो हम पहनते हैं, ये जैकेट जो मैंने पहनी हुई है, आप लोगों ने कोट हम सब ने जो पहने हुए हैं, ये अटायर आपका प्रॉपर। जूते आपके मुनासिब हद तक साफ हों। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ एक तो डेवलपिंग सोसाइटी भी है, कंस्ट्रक्शन का बड़ा बात है, तो मुश्किल होता है कि जूते साफ रह सकें इस तरह, डस्ट इन दी एयर वैसे ही बहुत ज़्यादा है। लेकिन आपको प्रॉपर अटायर में होना चाहिए। उसकी सबसे पहली वजह क्या है, यू विल योर सेल्फ फील गुड एंड कॉन्फिडेंट। सो व्हेन यू आर गोना फील गुड एंड कॉन्फिडेंट, you will be able to represent your client or client of your senior in a better manner in the court. वहाँ उसको बहुत बेहतर तरीके से। और जब आप, दूसरी वजह ये है कि जब भी आप कोर्ट रूम जाएंगे और अगर आपका अटायर बेहतर है, तो ना सिर्फ ये कि आप कॉन्फिडेंस कमांड कर रहे होंगे या कर रही होंगी, लेकिन जब जो सामने जज साहब या जज साहिबा बैठी हैं, वो भी आपको बेहतर तरीके से कि जनाब इन्होंने कोई अपने ऊपर भी कोशिश की है, बिकॉज देयर इज एन इम्प्रेशन। और वो पता चलेगा कि आपने अपने ऊपर भी कोशिश की। अगर आपने अपने ऊपर कोशिश नहीं की है तो डेफिनेटली फिर वो भी आपको शायद उस तरह ना सुने। काम तो उसका हो जाएगा, जो भी क्लाइंट जिसको आप रिप्रेजेंट करने चाह रहे हैं, जा रहे हैं, चाहे वो आपका है चाहे आपके सीनियर का है, वो वन वे और दी अदर कोई ना कोई चीज़ जज साहब ने तो या जज साहिबा ने तो डिसाइड करनी है। लेकिन कितनी इफेक्टिवली डिसाइड करनी है वो डिपेंड आप पे करेगा। आप जाते हैं और जज साहब या जज साहिबा आपका इतनी ठीक है हो गया, उसका यही मतलब है कि आपने कोई फर्स्ट इंप्रेशन ऐसा बनाया कि वो आपसे कोई बेहतर असिस्टेंस की तवक्को नहीं कर रहे हैं या कर रही हैं। तो ये आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी एक सेंस में आती है कि यही आपको मुमताज़ करती है। आजकल एक डिबेट बहुत चलेगी जी कि गाउन यहाँ बड़ा ख़त्म, गाउन को ख़त्म किया जाए जी, गाउन यहाँ पर नहीं है और ये कॉलोनियल एरा की निशानी है। लेकिन इसका दूसरा एस्पेक्ट कभी भी किसी ने नहीं देखा कि गाउन आपको भारत गर्मियों में इसीलिए नहीं पहनाते और कहते हैं क्योंकि गर्मियों में ऑलरेडी ये ड्रेस भी काफ़ी हम मुश्किलात का सामना इसमें करते हैं, तो ऊपर से गाउन हो तो बड़ा तकलीफ देता है। लेकिन अदरवाइज अगर मौसम हमारा ऐसा ना हो तो हम गाउन शायद थ्रू आउट द ईयर पहने, बिकॉज ये आपको बाकी वेल ड्रेस पीपल या लोगों से मुमताज़ करता है, तो डिफ्रेंशिएट करता है कि जनाब ये वकील साहब ये वकील साहबा जा रहे हैं। एंड यहाँ पर चूंकि हम एज अ सोसाइटी इर्तिकाई मराहल में हैं, तो थोड़ा सा वकीलों का भी तबका मुतासर हुआ है। कोई 2008-9 में वकीलों ने बहुत बड़ी मूवमेंट चलाई, और उससे पहले भी वकील हमेशा से बिफोर पार्टीशन कुर्बानियाँ देते आए हैं। गांधी, नेहरू, हजरत कायद आजम, ऑल ऑफ देम वर लॉयर्स, उसके बाद भी देते हैं। और पर्टिकुलरली जो लाइमलाइट में पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो बड़ा इवेंट था जिसमें वकील जो थे वो फ्रंट पे थे, वो रेस्टोरेशन ऑफ द जुडिशरी थी या रेस्टोरेशन ऑफ इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब थी, बिकॉज वकील कहते थे कि जी अनलॉफुली ही हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम दैट ऑफिस। सो वकील अपना रोल प्ले करते हैं। लेकिन उस सारे में ये हुआ, चूंकि वो अदालत से निकल कर सड़कों पर आए, तो फिर एक माइंडसेट बनते हुए, माइंड डेवलप करते हुए हम शायद उस तरफ को ज्यादा चले गए और हमारा कोर्ट रूम से इंटरेक्शन कम हो गया। और कुछ जो कल्चर फिर डेवलप हुआ जिसमें हम देखते भी हैं, मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स पोस्ट लगाते हैं और करते हैं बुकला गर्दी, तो बहरहाल वो आई वुड से दोज आर आइसोलेटेड इवेंट्स। ऐसे नहीं है कि वो हर कोई हमें से ऐसा है, हर तरह के लोग मौजूद होते हैं। फिर अगेन वो जो मर्जी प्रोफेशन उसमें हर तरह के लोग मौजूद होते हैं, तो तमाम ऐसे नहीं है। दूसरा ये कि हमने शायद ये रियलाइज भी कर लिया, ये जो एक कोर्स की वजह है, मुझे पता है कि आप में से बहुत सारों को एक ये फीलिंग थी कि यार एक मैं 3 साल की डिग्री करूं या 5 साल की डिग्री करूं
फिर मैं 2 टेस्ट पास करूं, फिर कोर्स भी अटेंड करना है। तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह थी कि एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री, सुप्रीम कोर्ट ने ये रियलाइज़ किया कि ये जो इंटरवीनिंग है आफ्टर 2007 रेस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी का ये जो इंटरवीनिंग पीरियड है, इसमें हम कलम और किताब से हट के धौंस पे ज़्यादा बिलीव करने लगे। उसको एड्रेस या कैटर करने के लिए 2019 में ये जजमेंट रिपोर्ट हुई, आई 2018 के एंड में थी, जिसमें फिर ये कहा गया कि नहीं, एक कोर्स भी 2 वीक्स का करवाया जाए, जिसको बार वोकेशनल कोर्स का नाम दिया गया, कि हाउ अ लॉयर शुड बी और शुड स्ट्राइव टू बी इन द कोर्ट्स। और प्राइमरीली देखिए, लॉ इतनी वसी फील्ड हो गया कि ज़रूरी नहीं है कि आप में से हर एक जो है वो कोर्ट रूम एडवोकेसी करे। कुछ आप में से कॉर्पोरेट लॉ में जब जाएंगे, कॉर्पोरेट लॉ की फील्ड होगी, तो वो नॉन कंटेंशियस चीज़ें हैं, लिटिगेशन शायद नॉन कंटेंशियस हो, तो वहाँ पर ज़रूरी नहीं कि आपको कोर्ट रूम का करना है, कोर्ट रूम में जाना पड़े। लेकिन प्राइमरली फोकस ऑफ एन एडवोकेट इज हाउ टू एड्रेस द कोर्ट, वो आपको आना चाहिए, जिसके बारे में आज का ये छोटा सा एक लेक्चर भी एडवोकेसी स्किल्स के नाम से। सो प्राइमरीली आपको ये स्किल आनी चाहिए। ये फिर आप डिटरमिन करेंगे जब आप 2 या 3 साल बाकायदा मेहनत के साथ लगा लेंगे इस प्रोफेशन में, देन यू वुड डिटरमिन कि वेदर यू आर गोना कंटिन्यू विद द कोर्ट रूम एडवोकेसी, या आप समझते हैं कि आप ट्रांजैक्शनल वर्क ज़्यादा कर सकते हैं, आप एग्रीमेंट्स ड्राफ्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग, टैक्सेशन, फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, असिस्टिंग पीपल विद फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, ये आप पे डिपेंड करेगा। कुछ आप पे डिपेंड करेगा, कुछ जो आपकी क्लाइंटेल, जब आप इंटेग्रिटी और डेडिकेशन के साथ ये अरसा लगा लेंगे, तो कुछ आपकी क्लाइंटेल पे भी डिपेंड करेगा कि आपको काम किस किस्म का मिलता है। आप चाहते हैं करना, शायद आप समझते हो कि आप क्रिमिनल एडवोकेट बहुत अच्छे बनेंगे, लेकिन आपको काम आहिस्ता 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 आते हुए फील्ड जो होता है वो कॉर्पोरेट, कमर्शियल या सिविल लिटिगेशन है। तो ये भी बहुत बड़ा डिटरमिनिंग फैक्टर है कि आप कैसे ही। तो पहली चीज़ होगी कि ड्रेस अप नाइसली, और ये पार्ट ऑफ एडवोकेसी स्किल है, यू ड्रेस अप नाइसली, एंड देन व्हेन यू एंटर द कोर्ट एड्रेस द जज प्रॉपरली, बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स द जज। देखिए, एक आसान काम, बड़ा आसान है और हम करते हैं, कुछ हम में से करते हैं, हम गिल्टी हैं इस बात के। जज साहब ने हमारी बात नहीं सुनी, या जज साहब ने हमारी बात तो सुनी लेकिन फैसला हमारी मंशा के मुताबिक नहीं आया, तो सबसे आसान काम, आम बंदा आके ये कहे तो कोई बुरी बात नहीं, उसको नहीं पता कि कोर्ट रूम में क्या हो। लेकिन आपको ये नहीं कहना चाहिए, आपके पास राइट है कि आप यू मूव एन अपील, सुप्रीम कोर्ट से पहले पहले आपके पास स्टेजेस हैं, मूव एन अपील, रादर देन सेइंग कि जज साहब जो हैं उनको किसी ने अप्रोच कर लिया था। ये तो बड़ा आसान काम है, और ख़ासतौर पर हमारे जैसे मुल्क में जहाँ पर जॉइंट फैमिली सिस्टम है, टाइज हैं, हर बंदा कहीं ना कहीं एक डिग्री बाद या दूसरी डिग्री बाद किसी न किसी बंदे से को जानता है, रिलेटेड है, इंटरेक्शन है उसका, ये सोशली एक दूसरे को जानते हैं, अगर ब्लड रिलेशन नहीं, तो यहाँ पर तो बहुत मुश्किल है कि हम अलहदा कर पाएँ। लेकिन ये सबसे आसान काम ये है कि आप बाहर तशरीफ लाएँ और जब केस आपके खिलाफ हो जाए, तो rather than gracefully bowing before the judge and saying कि as your honor is pleased, बाहर आके कहना कि जनाब जज साहब ने, जज साहबा ने ये कर दिया और इस वजह से किया और इन्फ्लुएंस हो गई। यस, वो वक्ती हमदर्दी शायद आपकी क्लाइंट की आपको दिलवा सके, लेकिन लॉन्ग रन में वो भी चीज़ आपको तंग करेगी। जो आपको फ़ायदा देगी वो यही चीज़ है कि आप प्रॉपरली एड्रेस करें जज को, और आपको अपने फैक्ट्स पता हो। फैक्ट्स पता होने का क्या तरीका है, यू गो ओवर द फाइल अगेन एंड अगेन। आपको शायद मिली फाइल तारीख लेने के लिए, तो आसान काम, आप जाते हैं और जाके कहते हैं जनाब किधर आए। जैसे कई बार मैं जब कोर्ट में जाता हूँ तो जी किधर, मैं कहता हूँ सर मैं आज हिस्टोरिकल लॉयर हूँ, तो कहते हैं जी क्या सर, आज मैं तारीखी वकील हूँ, मुझे तारीख दे दीजिए। मैंने आपको बताया मैं अब तक भी ये बात करता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ ये ज़हन में रखिए कि जब आप जा रहे हैं करते हैं तो समटाइम्स द जज सेज कि जनाब वो तो तारीख मांग रहे हैं ना, आपके सीनियर हैं, ये चले आपके दोस्त हैं, आप बताइए फाइल में क्या है।
तो जब वो जज आपको ये मौका दे रहे हैं, जज साहब या जज साहिबा, तो उस मौके से आप फ़ायदा तभी उठा सकते हैं जब फाइल आपके पास हो, किताब आपके पास हो, और फिर आप असिस्टेंस, हो सकता है कि वो फैसला आपके ही हक में करे। और आमतौर पर जज साहब को या जज साहिबा को ये ख्याल होता है कि जूनियर आया है तो इसके खिलाफ करके फैसला ना भेजूं, इसके हक में करूं, और वो आपको इनकरेज करते हैं कि आप कुछ वहाँ बोल सकें। तो ये अ लॉट विल डिपेंड ऑन यू। सो यू ऑलवेज मैंने आपको कहा कि नो द फैक्ट्स। फाइल आपको इनसाइड आउट आनी चाहिए, और वो आपको तभी आएगी जब आप अपनी फाइल को नावल की तरह नहीं पढ़ेंगे। नावल की तरह पढ़ेंगे जिस तरह हम किताब पढ़ते हैं, सस्पेंस डाइजेस्ट पढ़ते हैं, तो मुश्किलात है। आपको फैक्ट्स तभी बेहतर आएंगे जब आपके पास एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक समरी मौजूद होगी कि जनाब ये इवेंट इस तारीख को, ये इवेंट इस तारीख को, प्रोपोजिशन इसमें ये। आमतौर पर जो किसी भी केस में जो बड़ी प्रोपोजिशन होती है वो 1 से 2 ही होती हैं कानून के पॉइंट्स। वो आपको तभी पता चलेगा जब आप ओवर एंड ओवर यू टेक योर नोट्स, क्योंकि वहाँ आपको अदालत में ज़रूरी नहीं है कि जज साहब जाएँ और आपको इस तरह सामने आप रखें और आपको जज साहब आपके बुलेट पॉइंट्स रीड करने दें। जजमेंट से तो शायद पढ़ने देंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि तारीख को आपको रेफर करने दें, क्योंकि अगर किसी ने इसी तरह पैरेट लर्निंग करके ही वहाँ जाके रीगर्शिएट करना है, सिर्फ उगल ही देना है, तो उसके लिए आपके वकील होने की ज़रूरत तो नहीं है, आपके एडवोकेसी स्किल्स का कोई मसला नहीं। वो तो फिर टेप में रिकॉर्ड करके क्लाइंट खुद ही ले आए और आगे जाके कह दे। क्लाइंट से जो आपको डिफ्रेंशिएट या मुमताज़ करेगी चीज़ एक लेमैन से जिसको आप प्रेजेंट करने जा रहे हैं, वो आपकी प्रेजेंटेशन स्किल ही होगी कि आप कितने बेहतर तरीके से विदाउट रेफरिंग टू योर नोट्स। यस, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बिकॉज इन सम केसेस यू वुड नीड टू रेफर टू योर नोट्स। आप देखते हुए बताएंगे बड़ी फाइल है, 400 सफ़ों की है, लेकिन एटलीस्ट आपको मिनिमम फैक्ट्स तो आपको अंदाजा होना चाहिए ना कि शुरू कहाँ से हुई बात, कहाँ कहाँ मेन इवेंट्स क्या हुए, किस किस तारीख को 3 या 4 इंपॉर्टेंट फैसले होंगे। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हैं तो 3 अदालतों के फैसले होंगे, उनकी डेट्स तो आपको पता होनी चाहिए ना, या उनका आउटकम क्या हुआ था। आई कम अक्रॉस, एज आई सेड अर्लियर, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, आई कम अक्रॉस लॉयर्स, they dress properly, they dress the court properly, but they do not know their file. एक दफ़ा एक अदालत में मैं बैठा अपने केस का इंतजार कर रहा था, तो 4 से 5 फैमिली केसेस हेयरिंग के लिए हुए मुझसे पहले, मेरा 7वां नंबर था। उन 4 या 5 केसेस में यही था कि जनाब मेंटेनेंस का, जो कि डाइवोर्स हो गई या डाइवोर्स नहीं हुई लेकिन खातून गैर आबाद हो गई, तो वो अपने खामन से खर्चा मांग रही थी कि वो उनको, और बच्चों का खर्चा भी मांग रही थी कि वो मेंटेन करना खामद की जिम्मेदारी है। लेकिन किसी एक भी वकील साहब को अनफॉर्चुनेटली ये नहीं पता था कि खर्चा निचली अदालत ने क्या मुकर्रर किया। अगर आप यही कह रहे हैं कि वो ज़्यादा मांग रही हैं और अपील कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि 18,000 मुकर्रर किया है, 19, चले नहीं पता होगा, निकल जाता है, ज़रूरी नहीं हर बंदा ये याद रख सके, मुश्किल बात, लेकिन कहीं लिखा तो फिर होना चाहिए ना कि आप उसको देख के बता सकें। जब आप ये भी नहीं बता सकेंगे तो फिर आप में और आम आदमी में क्या फर्क है? वो खुद अपना केस क्यों ना कर ले, उसने आपको क्यों वकील किया? सो यू हैव टू नो द फैक्ट्स आपको, और उसके लिए यही कि आप बार बार लिखें, उसको बार बार नोट्स बनाएं। आप इतनी बार बनाएं कि अगर 400 सफ़े की फाइल है तो पहले नोट्स शायद आपके नोट्स बनाते हुए शायद आपके 40 सफ़ों में नोट्स बने उन 400 सफ़ों को समेटते हुए। अल्टीमेटली गुड नोट्स होंगे जो एक सफ़े पे आएंगे। अगर वो सफ़े से बढ़ रहे हैं तो बहुत मुश्किल है कि आप उनको रेफर कर पाएँ। ख़ासतौर पे जैसे जैसे कोर्ट हायरार्की में बढ़ती जाती है तो वहाँ पर टाइम घटता जाता है। अदालतों ने बहुत सारी चीज़ें हाई कोर्ट में देखनी होती हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास आपको लिमिटेड टाइम है, वहाँ आपको क्वेश्चनिंग हो रही है करते हो, तो उसमें आपके 40 सफ़ों के नोट्स में आप कहाँ से ढूंढेंगे कि क्या आंसर है। सो उसका तरीका यही है कि ऑलवेज प्रैक्टिस। दी अदर golden principle is you have to be courteous and patient. जल्दबाजी नहीं हो सकती। You have to be courteous to the judge always. बहरहाल खुदा का अता करदा इख्तियार वो एक्सरसाइज कर रहे हैं या कर रही हैं, और ये कि जी आप वहाँ पर अनकूथ होके या
गलत तरीके से, गैर मुनासिब तरीके से एड्रेस करें, नामुनासिब होगा। तो भारत ओहदे में तो वो बड़े हैं ही हैं, जैसा चाहे वो ट्रायल के हों जज और मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हूँ, लेकिन ओहदे में वो बड़े हैं क्योंकि लोगों के मुकद्दर या तकदीर का फैसला वो जज साहब या जज साहिबा करें। तो ये कहना कि चूंकि मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हूँ और इसलिए मैं इन पे हावी हूँ, नहीं, ये बात नहीं। हावी आप जज साहब पे भी, दूसरे बंदे पे भी, ऑपोजिट काउंसिल पे भी तभी हो सकेंगे जब आपको अपनी फाइल पता होगी, वो आप हावी हो सकेंगे। ये कोई रेसलिंग नहीं है जिसमें आपने उसको गिरा कर कोई सबक देना है दूसरे बंदे को। वो तभी हो सकेंगे जब आपने केस फाइल ध्यान से पढ़ी, आपको तमाम फैक्ट्स पता है। अगर आपको वो नहीं पता और प्रॉब्लम है तो फिर वो आप पे हावी होंगे और आपके लिए प्रॉब्लम होगी। सो यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स द जज, टू द कोर्ट रूम स्टाफ, टू द ऑपोजिट काउंसिल। जब आप यूं कर पाएंगे और जितना भी आराम से आप एड्रेस कर पाएंगे और सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ेंगे तो आपके लिए बेहतर है। क्योंकि आपने आज एक केस करना है, कल फिर जाना है। एक और अहम बात, बहुत अहम बात, कभी भी कोर्ट को मिसलीड करने की कोशिश नहीं। ये ना समझिए कि ये वाला कागज चूंकि ये कराची में चीज हुई है तो ये जज को नहीं पता चलेगी। हो सकता है कि आप लकी हो, नहीं पता चलेगी, सुप्रीम कोर्ट तक हो सकता है ना पता चले, लेकिन जब पता चलेगी तो ये याद रखिएगा कि वो जजेस साहिबान जब भी बैठेंगे तो आपके बारे में कहेंगे कि जनाब फलां शख्स आया और उसने ये देखो मुझे दवा लगाने की कोशिश की। खुद वो जज साहब या जज साहबा कैसे भी हों, लेकिन आपको वो फिर नहीं भूलेंगे। आइंदा जब भी आप जाएंगे उस कोर्ट में तो दूर से उनको याद रहेगा कि ये वो है शख्स या ये वो लेडी लॉयर हैं, फीमेल लॉयर हैं जिन्होंने ये चीज मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, ये चीज सप्लाई नहीं की। इसकी एक बहुत छोटी सी मिसाल मेरे सामने, कोविड के दिनों में a female was asking for a bail from the Supreme Court, 60 लाख का चेक। मैंने एक दिन, मुझे कहा गया, मेरे क्लाइंट भी हैं, मेरे रिलेटिव भी हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आप ये केस कर दीजिए। तो मैंने कहा जी कि आप तारीख ले दीजिए सुबह जाके। तो मैंने उनको बताया कि सुप्रीम कोर्ट में खासतौर पर वकील जब चला जाए तो वहाँ तारीख का तस्वुर नहीं, आप मुझे फाइल दीजिए, मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी नुमाइंदगी बेहतर तरीके से मैं कर सकूँ। खैर ओवरनाइट फाइल अरेंज हुई, वो फैसलाबाद से चले। फैसलाबाद में वो खातून इनकारसरेटेड थी, हाई सोसाइटी की लेडी थी, चेक्स मुख्तलिफ दिए हुए थे। एयरपोर्ट में दुबई की फ्लाइट बोर्ड करते हुए गिरफ्तार हुई और तकरीबन 1.5 साल से अंदर थी। खैर एनीवेज, सिर्फ इस बात पे बेंच मेरे साथ हुआ। बेंच ने कहा, जब शुरू हुआ तो ऑनरेबल बेंच ने मुझसे पहला क्वेश्चन ये किया कि भाई ये खातून है, इनको बेल क्यों ना दी जाए, हम इनको बेल दे रहे हैं, हमने कल बताया भी था ये जो साथ तशरीफ लाए हैं, इन्होंने हमने कहा कि हमें वकील करने का मौका दीजिए। तो चले मैं आपको उनके अल्फाज में बता देता हूँ। अभी वो जज साहब रिटायर हो गए हैं, मलिक मंजूर साहब, वेरी ग्रैंड जूरिस्ट, बहुत अच्छे, खासतौर पर क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में बहुत बड़ा नाम था, बहुत अच्छा वो करके गए नीचे से ऊपर तक उनका कैरियर, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के जैसे। उन्होंने कहा जी कि मैं इन्होंने क्या सी कल दसिया है वकील साहब कि तुसी वकील कर लिया, फैसला ही होना है। मैं कहा जी सर आप वजह फरमाते, लेकिन ये देख लीजिए। मैंने उनको क्या दिखाया, मैंने उनको दिखाया कि सर ये जो आपके सामने पिटिशन आई है, दिस अराइजेस आउट ऑफ द सेकंड बेल पिटिशन बिफोर द हाई कोर्ट। पहली वाली को इन्होंने कभी ये सेल ही नहीं किया। तो उन्होंने कहा, फौरन वकील साहब को शायद अंदाजा था, तो उन्होंने कहा नहीं ये मैं आज लेके आया हूँ, यूं इसी तरह हाथ लहरा के मैं साथ खड़ा था। उन्होंने जैसा कोई दिखाया, नहीं ये मैं आज लेकर आया हूँ। वो जो कुछ उनके साथ थे गुज़श्ता दिन से भी, और कहा ये था कि कल ले आना, लेकिन हमने ऑर्डर यही करना है कि देखिए खातून है, 1.5 साल से अंदर है आपके। इस बात पर वो फिर वकील साहब पीटते रहे, लेकिन बेल उनकी खारिज हो गई, जो कि आमतौर पर नीचे मैजिस्ट्रेट की कोर्ट से होती है, सिर्फ इस वजह से। और जो इसका एडिशनल नुकसान है वो ये है कि जहां पर भी वो जज साहिबान बैठेंगे
तो उन मोहतरम वकील साहब के बारे में जब भी बात करेंगे तो कहेंगे कि देखिए जी इनके पास अवेलेबल था और कोई नुकसान नहीं था, वो ये लगा देते ना कि जी ये सेकंड टाइम में तो इतना ही होना था, बेल फिर हो जाने। सिर्फ इस बात पर उस खातून को बेल डिनाई होगी कि सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन वाज इनकरेक्ट। तो आपको बहरहाल ये ख्याल रखना है कि जो कुछ आप कोर्ट के सामने लेके जा रहे हैं वो बेहतर हो, वो सच पे हो, वो होल्ड ट्रुथ हो। जब भी आप होल्ड करेंगे इंफॉर्मेशन तो एक बार दौर लग जाएगा, 2 बार हो जाएगा। जैसे एक सेइंग है ना, यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम, यू कैन फूल ऑल ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम, बट यू कैन नॉट फूल ऑल ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम। तो कहीं ना कहीं आप काबू आएंगे, और जब आप काबू आएंगे फिर आपका छुटकारा आपको नहीं, फिर राय फरार नहीं, अनलेस आप जुरिस्डिक्शन ही बदल के चले जाएं और फिर उस जुरिस्डिक्शन में भी लोग कहें कि यार ये तो वो यहाँ ये करके ये यहाँ क्यों आया, इतना शिफ्ट क्यों। सो ये भी आपको देखना है। अगेन रीइटरेट करता हूँ, रिस्पेक्टफुल, ये आपका रेसलिंग कंपटीशन नहीं है कि जनाब पॉट शॉट्स लेने की जरूरत नहीं है। आपने एड्रेस जज को करना है, आपने दूसरे काउंसिल को नहीं करना। उसके ब्रीफ में वीकनेसेस होंगी, वो अच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन ये भी याद रखिए कि जब भी आप ऐसी पॉट शॉट लेंगे और आप कहेंगे कि जनाब ये गलत है, इनको ये नहीं आता, इनको ये नहीं आता, ये इनका लकूना है, बजाय अपनी स्ट्रेंथ्स बताने के, तो आप उनको अहमियत दे रहे हैं। उनके जो लकूनाज हैं वो आप फुलफिल कर रहे हैं, आप वो आंसर कर रहे हैं। सो यू एड्रेस द जज। एडवर्सेरियल सिस्टम है, बट यू नेवर एड्रेस द अपोजिंग काउंसिल कि ये ठीक कर रहा हो, मुंह देखो, तुमने तो लिखा ही ठीक नहीं है। नहीं, ये नहीं हो पाएगा, चल नहीं पाएगा। उसमें ये जहन में रखिएगा कि कर तो आप रहे होंगे, शायद आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट भी शायद ये हो, वो कह रहा हो, लेकिन आप अपने क्लाइंट की हर, सॉरी फॉर बेटर वर्ड्स, बट हर बेहुदा बात मानने के आप पाबंद नहीं है। क्लाइंट ने आपको कह दिया कि जी यूँ करो, तो नहीं, आप पाबंद नहीं। आप बेटर जज हैं कि कितने बेहतर तरीके से आप नुमाइंदगी उस क्लाइंट की कर सकते हैं। रोस्टरों पे आप कमांड में, तो कुछ चीज़ें आपने इग्नोर करनी है, उसकी ऐसी डिमांड है उसको भी इग्नोर करना है। करेक्टर असैसिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है, मियाँ बीवी लड़ रहे हैं तो बीवी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस देयर इज़ अ डायर रिक्वायरमेंट। डिवोर्स हो ही इनफिडेलिटी की बुनियाद पे रही है, देन देयर वुड बी अ डायर रिक्वायरमेंट, लेकिन उसमें भी जो कुछ फाइल पर अवेलेबल है वहाँ पर गालियाँ देना, फजूल बात से एड्रेस करना, वो ना सिर्फ ये कि नामुनासिब है, बल्कि आपकी जो आर्ग्यूमेंट्स की स्ट्रेंथ होगी वो भी उसमें कहीं जाके डाइल्यूट हो जाएगी एंड यू लूज फेवर ऑफ द कोर्ट। कोर्ट आपकी बात पर तवज्जो नहीं देगी, क्योंकि कोर्ट ये समझेगी कि बजाय इसके कि कोई वेटी आर्ग्यूमेंट्स आपके पास हों, आपके पास ये पॉट शॉट्स लेने के दूसरे काउंसिल पे या दूसरे काउंसिल के क्लाइंट का पॉट शॉट्स लेने के अलावा कोई चारा नहीं है, इसलिए आप इन चीज़ों के साथ आ रहे हैं। गो के आपके पास बाहर जेन्युइनली फैक्ट्स आपके हक में हों और जेन्युइनली लॉ आपके हक में। एडवोकेसी स्किल्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है, और वो कैसे इम्प्रूव हो सकेंगी? रिटन और वर्बल दोनों स्किल्स। अगेन वो ओवरनाइट नहीं होंगे, आप एक बार जाएंगे, पहली बार हैं, कोई जैसा बेहतर होंगे आपको मौका देंगे, कहेंगे कि नहीं नहीं तारीख लेने तो आप आए, आप बताइए। कोई जज साहब हैं जो आपको मौका नहीं देंगे या नहीं देंगे, वो कहेंगे ये खारिज है, यू वुड कम आउट एंड यू वुड बी डाउन, स्पिरिट्स डाउन। सो ये चलता रहेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लॉ प्रैक्टिस। इसी तरह ड्राफ्टिंग के लिए क्या है कि पहले एक रिवाज होता था और हम लोगों ने, हमारे टाइम से तकरीबन ख़त्म हुआ है, अनलेस हम कह के, जो अपने भी एसोसिएट्स हैं तो उनको कह के कहीं तो होता है, वरना ये था कि जब सीनियर ने लिखवाना शुरू करना, 10 बंदे बैठे हैं या 12 बैठे हैं, जितने भी एसोसिएट्स बैठे हैं, 2 बैठे हैं, 3 बैठे हैं, और वो लिखवा स्टेनो को रहे हैं, लेकिन वो साथ साथ खुद लिख रहे हैं जो कुछ डिक्टेशन वहाँ होगी। डिक्टेशन सीनियर को क्या देने का फ़ायदा होता है? उनको फ़ायदा ये होता है कि जब वो डिक्टेट कर रहे हैं तो साथ साथ उनका केस भी तैयार हो रहा है। सो जो कुछ उनके आर्ग्यूमेंट्स हैं वो डेवलप हो रहे हैं,
वहाँ पर जिस तरह भी करने, तो एक प्रैक्टिस उनकी हो रही। आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपको पता चलेगा कि आपने अगर प्लेन ड्राफ्ट करनी है तो उसमें क्या चीज़ें हैं जो लाजमन मौजूद हों। कुछ बॉयलर प्लेट उसके पैराग्राफ्स हैं जो ज़रूर होने चाहिए एक प्लेट में, रिक्वायरमेंट। इसी तरह जब आप रिट फाइल कर रहे हैं तो कुछ बॉयलर प्लेट अगेन पैराग्राफ्स हैं जो रिट में ज़रूर, कॉन्स्टिट्यूशन जुरिसडिक्शन आपको पता है 199, तो 199 में वो कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूर मौजूद होनी चाहिए कि ताकि कोर्ट से आप कह सकें कि कोर्ट इंटरवेंशन करे और वो ऑर्डर जो अनलॉफुल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको सेट असाइड करे। तो उसके लिए बहरहाल ज़रूरी है कि जब डिक्टेशन हो रही हो तो ये कोशिश कीजिएगा, और ये ही आपकी स्किल्स को ऐड करेगा और आगे आपके काम भी यही आएगा। जो फर्म्स में मुझे मौका चूँकि मिला है कॉर्पोरेट सेक्टर में भी काम करने का, तो उसमें जब कोई लेटर भी फर्म लिख रही है तो अगर वो लिखवाया जा रहा है और अगर आप ध्यान से आपके सीनियर लिखवा रहे हैं तो आप लिखेंगे कि कोर्ट रूम में आज प्रोसीडिंग्स क्या हुई, तो इन द लॉन्ग रन अगर आपने यही पेशा इख्तियार किए रखना है तो वो आपको तभी फ़ायदा देगा और आपकी ड्राफ्टिंग स्किल्स को बेहतर करेगा। इसके साथ साथ बहरहाल एक फ़लसफ़ा चलता है, एक आर्गूमेंट है कि उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है तो जी वो बोली जाए, और बड़े अदब के साथ मैं पहले भी मुख्तलिफ जगह पे कहता कि जी हमें उर्दू ज़रूर आनी चाहिए, लेकिन ये भी तो देख लीजिए कि अब वक्त क्या जा रहा है। अंग्रेज़ी एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, आपका गुजारा उसके बगैर नहीं है। आपने कहीं क्लाइंट को एडवाइस करना है तो आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जनरल रीडिंग ज़रूर करें और अपनी लैंग्वेज को, स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए जनरल रीडिंग, जो किताब आपको पसंद है, जो मूवी आपको पसंद है, ज़रूरी नहीं है वो लॉ से रिलेटेड, लेकिन उसको देखिए। और उसको देखने के लिए मतलब ये नहीं है कि अब आपको मैंने आज कह दिया तो आप लोग जाएं और आज से मूवीज़ देखने शुरू कर दें और किताब को। सबसे इम्पोर्टेंट बात एडवोकेसी स्किल्स में यही है कि आपको टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए। आप टाइम कैसे मैनेज कर पाएंगे, कैसे आपने करना है, पूरा दिन में आपकी स्लॉट्स क्या हैं, कितना टाइम आपने अपने ब्रीफ को देना है, कितना टाइम आपने जो सीनियर ने आपको टास्क दिया उसको देना है, कितना टाइम आपने अपने फ्रेंड्स से इंटरेक्ट करना है। अब आपसे कोई फ़ोन करे और आप फ्रेंड्स कहें सॉरी मैं काम कर, ये ऐसे नहीं हो पाएगा ना। आइसोलेशन में नहीं जी रहे, कहीं ना कहीं किसी से, और बहुत सारे कहीं शादी पे आप जा रहे हैं कोई इस तरह, तो ये सारी चीज़ें, तो यू हैव टू हैव गुड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। यहाँ आपको इंटरपर्सनल स्किल्स भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, इसी तरह आपकी गुड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए। और फिर वही बात, पहले दिन नहीं होगा, आप लिखेंगे ना तो आप पहले दिन अपना पूरा स्केड्यूल लिख लेंगे, फॉलो नहीं हो पाता। आप लिखेंगे और आप कहेंगे जी आज मैंने, आप जब भी लिखते हैं अब तक भी आप अपने अगर 4 काम लिखते हैं, लिख के आपके जी आज ये 4 करने, चारों आमतौर पर नहीं हो पाते, लेकिन उनमें से 2 या 3 हो पाते हैं। तो ये सारा डिपेंड करेगा, ऑल ऑफ दिस वुड डिपेंड ऑन यू, ऑल ऑफ दिस वुड, यू वुड बी द पर्सन इन द ड्राइविंग सीट जो ये फैसला करेंगे कि कौन सी चीज़ कितना वक्त मांगती है और ऐसा ऐसा। लेकिन साथ साथ ये कि ना सिर्फ ये कि लॉ रीड कीजिए, और मैं आपको लॉ इस तरह रीड करने का नहीं कहूँगा कि जनाब आप जाइए और आप उठा लाइए और ये कहिए जी कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, ये इसको पढ़ लीजिए, ये CRPC है इसको पढ़ लीजिए, पूरा आपको आ जाएगा, आप इसको गो थ्रू कर लीजिए। यू वुड कम अक्रॉस पीपल इन दिस फील्ड, यू वुड कम अक्रॉस पीपल जिनको CPC में से वो आपको जुबानी बता सकेंगे कि जी ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, बट बहुत कम उनमें से होंगे जो लॉ प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आई हैव कम अक्रॉस अ लॉयर इन पिंडी जिनको डिक्शनरी जुबानी आती, लेकिन केस कितने किए तो जवाब था कि नहीं, 0/0। तो बहरहाल ये बहुत ज़रूरी है और आपके लिए ज़रूरी है कि आप उसको मैनेज कैसे करते हैं। CPC पूरी पढ़नी, आपको ज़ुबानी आनी याद नहीं, ज़रूरी नहीं है ज़ुबानी याद नहीं। ज़रूरी है कि जब आपको CPC से मुतल्लिक सिविल डिस्प्यूट कोई है तो आपको ये पता हो कि आपने CPC में कहाँ जाके वो देखना है, या आपके अंदर ये ख्वाहिश हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको वो पता भी हो, हर बार नहीं पता हो सकता, नहीं आता है इसका ज़हन में नहीं, लेकिन आपको, सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। It is not important to know every law, but it is important to know where to find the law. So the answer,
वो सही जगह पहुंचना आपका बहुत ज़रूरी है। रिसर्च स्किल्स आपके लिए एडवोकेसी में रिसर्च स्किल्स भी उतनी लाजम मलजूम है जितनी आपकी रिटन और ओरल या वर्बल स्किल्स इंपॉर्टेंट है। जितनी अच्छी आपकी रिसर्च स्किल्स होंगी कि मैंने कहाँ जाके ढूंढना है, कहाँ कौन सी पर्टिकुलर किताब में मुझे किस चीज़ का आंसर मिल जाएगा, तो वो लफ्ज़ ऑब्लिवियन एक मूवी भी है, आम से एक लफ्ज़ है ऑब्लिवियस, उर्दू में आम तर्जुमा ये है कि पता ही नहीं है, ला इल्म, आम तर्जुमा है। लेकिन ये जब मैंने पहली बार केम अक्रॉस इट 2006-7, सो माय सीनियर आस्क्ड मी कि इसकी एटमोलॉजी देखो जाके, तो फिर पता चला कि ऐसे नहीं, और उन्होंने क्यों कहा, एंड ही गिफ्टेड मी अ बुक ऑन ग्रीक मैथोलॉजी। अब ऑब्लिवियन क्या है, जब कोई बंदा वहाँ जब मर जाता था इन दैट एरा, तो उसके मरने वाले के आंखों पर 2 गोल्ड कॉइन्स रखे जाते थे, जो कि स्टाइक्स, आपने शायद वो कैरेक्टर देखा भी हो, कोई वो औजार उठाया हुआ है और वो लेने आ रहा है रूहों को और पकड़ के ले जा रहा है, जो कि उसका खर्चा या अखराजात थे जो कि उस रिवर को क्रॉस कराता था। रिवर का नाम गालबन स्टाइक्स थे, उसको कहते हैं, वो जो आपने देखा वो ढांचा उठाए हुए एक होता नहीं, हाथ में उठा रहे, सॉरी जी ग्रीम रीपर, वो रिवर जो है वो स्टाइक्स है जिसको उसने क्रॉस कराना है। और वो जो 2 कॉइन्स अगर उस बंदे की आंखों पे नहीं रखे गए, हर बंदा तो अफोर्ड नहीं कर सकता था, गुलाम बकायदा होते थे, सर्वेंट्स की तो बात ही नहीं, गुलाम होते थे, एज अ कमोडिटी इंसान डील होता था। तो वो कहते थे कि जिनको किराया नहीं दिया गया, जो साहिब हैसियत लोग नहीं है, वो पार नहीं कर सकेंगे रिवर स्टाइक्स, और ग्रीम रीपर उनको कहीं और ले जाएगा, तो वो बेहतर ये हेवन में नहीं जा सकेंगे। तो वो जो बंदे जिनको वो कॉइन्स नहीं मिलते थे, वो दोज वर इन द स्टेट ऑफ ऑब्लिवियन, कि वो कहीं गुम हो जाते थे और अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाते थे। लॉ में रोज आपको नई लफ्ज आपके सामने आएंगे। कोशिश आपने ये करनी है कि जिस ब्रीफ पे आपको काम करने का मिला है मौका सीनियर की तरफ से, उसमें जो कुछ भी आप पढ़ें, अब तो बहुत आसान है। बैक इन 2007 आई बॉट दैट, जिसमें वो थिसॉरस और वो प्रिंटेड, अब तो एक उस हिसाब से सस्ती भी है टेक्नोलॉजी, और गूगल जिंदाबाद है, ये आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी बेहतर साइट पे ले जाएगा। गो, ये ज़हन में रखिएगा कि इसका कतन मतलब ये ना लीजिए कि गूगल इज अ गुड प्लेस बीइंग अ लॉ रेफरेंसर, नो, नहीं हो सकता। गूगल की चीज़ को उठा के आप पेश नहीं कर सकते। मैंने बजाय ये मैंने जल्दबाजी में किया है। ऑर्डर 37 का सूट आप लोगों ने पढ़े होंगे, जहाँ पर प्रॉमिसरी नोट हो, चेक हो, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो समरली वो ट्राई होगा, अनलेस वो ऐसे करते हैं और लीव ग्रांट हो जाती है। मैंने जब शुरू किया तो जल्दी में मैंने इसी तरह पढ़ा कहीं से इंटरनेट से, और मैंने वो प्रोविजंस साइट की। जब मैंने करके आर्ग्यू करने जा रहा था तो अब देखा कि यार ये प्रोविजंस तो सीपीसी में तो नहीं है, मेरी वाली सीपीसी में कम से कम जो पाकिस्तान में सीपीसी एप्लीकेबल है उसमें नहीं। तो फिर चेक किया तो पता चला कि जल्दी में देखते हुए गूगल में अब तो पाकिस्तानी मुख्तलिफ लॉ साइट्स बहुत सारी हैं जहाँ पर आपको मिलता है रेफरेंस। मैंने जल्दी में ये देखने की बजाय कि वो पाकिस्तानी सीपीसी इंडियन सीपीसी से लीव टू डिफेंड टाइप करके और उसकी सेक्शंस कोड करके चला गया। So Google is not a good reference, but it is a place to start. Good reference आपको हमेशा लाइब्रेरी में, लॉ की लाइब्रेरी में मिलेगा। वहाँ मुख्तलिफ किताबें हैं, लॉ लेक्सिकन है, ब्लैक्स डिक्शनरी है, ये these are good place to start. सिविल रेफरेंसर आपको मिलेगा, क्रिमिनल रेफरेंसर मिलेगा जो कंपाइलेशन में, और वो भी ज़रूरी नहीं है जो कुछ उसमें दिया होता है, ब्रीफ जिसको हम हेड नोट कहते हैं, वो दिया होता है, और उसकी एक्सप्लेनेशन आपको आगे जाके जजमेंट में पढ़नी है। कई दफ़ा, नॉट ऑल द टाइम, बट कई दफ़ा वो हेड नोट जिससे आप पढ़ के जाते हैं और आप कहते हैं बस मेरा तो काम हो गया, लेकिन जजमेंट में वो, और वहाँ ना वो जजमेंट होती है ना वो बात होती है, वो बहरहाल आपको देखना। लेकिन अगर बहरहाल जब आप शुरू करें तो शुरुआत के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि लाजमन आपको जब भी आप ब्रीफ आपके सामने आए तो आपके सामने ये चीज़ हो कि यार आपको पता हो कि आपके ब्रीफ में किस चीज़ का, किस लफ्ज़ का क्या मतलब है, क्योंकि उसकी बड़ी एप्लीकेशन है। I came across a case, my senior was defending it, जिसमें प्लेंट ने ये लिख दिया, प्लेंटिफ ने, और हम प्लेंटिफ बेचारा उस टाइम पे एक्यूज हो गया,
नैब लॉ में उन्होंने इतना लिख दिया कि देन ही हैड टू पे दैट पर्सन इतने मिलियन रुपीज एज पे बैक। मीनवाइल रिजीम चेंज हुआ, मुशर्रफ साहब आ गए, डिक्टेटरशिप शुरू होगी। उन्होंने कहा नैब ही हैड टू सेल समथिंग टू द पब्लिक, अपने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए। बहरहाल वो पॉलिटिकल पार्टीज हों, उनको भी कुछ ना कुछ चाहिए बेचने के लिए, और इसी तरह कोई डिक्टेटर हो तो उनको भी कुछ ना कुछ अवाम में चाहिए अपने जस्टिफाई करने के लिए, अपने रूल को या प्रोलॉन्ग करने के लिए। तो नैब ने उसको इस बात पर पकड़ लिया कि करप्शन हुई है या नहीं हुई है, उसने रिसीव किए या नहीं किए। हालांकि लिखा ही हुआ था कि जनाब इसने लिए हैं, वापस किए जाए, और वो कहता था मैंने नहीं की। उन्होंने कहा ये तो बात की बात है ना, तुमने चूंकि खुद लिख दिया ना, तुमने किक बैक, तुम तो मुलजिम हो ना साथ, तुम तो इधर आ जाओ, तुमने रिश्वत दी। तो वो बंदा को इसको उसकी बेल हाई कोर्ट से हुई, लेकिन लोअर कोर्ट के करते हुए तो उसको 60 दिन जेल में गुजारने पड़े इस बात पर। तो इतनी इम्प्लीकेशन होती है जो अल्फाज आप लिख रहे होते हैं कि आपकी जान फिर उनसे मुश्किल से छूटती है, आप लाइटली नहीं लिख सकते उसको। लगता यही है, प्रैक्टिस में भी कई बार जब आप जाएंगे तो आपको मिलेगा कि कई वकला साहिबान हैं जो स्कैनर्स को दे देते हैं, वो कहते हैं कि जी ये लिख दो, वो लिख भी देते हैं। जिस तरह एक स्कैनर साहब ने लिख दिया, सर्विस का मैटर था, और स्कैनर साहब ने लिख दिया कि जनाब ही इज़ इन अ फैमिली वे। तो हाई कोर्ट के जज साहब ने कहा, पिंडी बेंच में वो केस था, तो उन्होंने कहा जी कि खातून का तो सुना था कि उसको छुट्टी चाहिए और छुट्टी रिफ्यूज़ हुई है, तो वो रिट भी आती है कि शी इज़ इन अ फैमिली वे, तो हॉस्पिटलाइज होंगी। तो ये बंदा फैमिली वे में कैसे हो सकता है? सो वर्ड्स का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। सो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट एंड वेरी वाइज। एक और चीज़ जो एडवोकेसी स्किल्स के लिए ज़रूरी है, आपकी एनालिटिकल स्किल्स कैसे डेवलप करेंगे? पढ़ने से भी, जनरल रीडिंग कीजिए, जो चीज़ पसंद है उर्दू लिटरेचर में पढ़िए। मुझे बहुत पसंद है, मुझे नहीं पता कि आपको वो ऑथर कितना पसंद है। अभी तो बिकॉज वो अर्ली 50s में था और इंस्पायर हुआ था 2 ब्रिटिश नॉवेलिस्ट से। एक का नाम है सर आर्थर कैनन डॉयल। किसी को पता है कौन है सर आर्थर कैनन डॉयल? शर्लक होम्स वाला। और एक है, उसको मैंने थोड़ा ज्यादा पढ़ा क्योंकि शर्लक होम्स अब देखने में तो बड़ी इंटरेस्टिंग है सीरीज, तो पढ़ने में मुझे बोरिंग लगी। हालांकि मैंने लिया कई बार उसकी मुख्तलिफ किताबें, लेकिन मैं वो पढ़ नहीं सका। अगाथा क्रिस्टी, वो भी उसी एरा की है। तो उसका जो यहाँ पर उनके 100 साल बाद वो हैं, तो यहाँ पर जो उनका एक जवाब या ऑथर उस तरह का एक आया, उसको इब्ने सफ़ी कहते हैं। तो मुझे वो अब तक बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरा जो फेवरेट पास टाइम है वो जासूसी दुनिया पढ़ना है। उसमें एक कैरेक्टर है, इमरान सीरीज के नाम से एक पूरा चलता है, और एक कर्नल फरीदी के नाम से। वो नॉवेलेट्स हैं, छोटे करते हैं। बट रीड वट एवर यू लाइक, बट डू रीड। यही आपकी एनालिटिकल स्किल्स को डेवलप करेगा। टाइम अब काफ़ी हो गया। मेरी कुछ चाहत थी कि मैं थोड़ा और आपको बता सकूं, लेकिन आप भी सुबह से तशरीफ फरमाएं, मैं आपके सब्र का और इम्तिहान नहीं देता। वी कंक्लूडेड एंड वंस अगेन वेलकम टू द बेस्ट प्रोफेशनल वर्ल्ड। थैंक यू सर। हाँ लाइए तो शाम को मुझे फोन पर याद करेंगे, थोड़ा जरूर करेंगे।